अच्छा पहले मैं एक्सचेंज का केस डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में IAS 16 के अंदर एक्सचेंज के केस के अलावा बाकी एक चेंज इन एस्टिमेशन है। चेंज इन एस्टिमेशन में सिंपल ये होता है कि जब भी कोई चेंज अप्लाई करना है ना, एक तो करंट ईयर के स्टार्ट से अज्यूम करना है, ठीक है। पहले बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसके ऊपर चेंज अप्लाई कर देना। एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में सिंपल ये कहते हैं कि जिस साल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है ना, वो साल दो तरीके होते हैं। जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है और अगर वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन के कैपिटलाइज करना है तो उसको एडिशन समझ लो। स्ट्रेट लाइन मेथड में उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है और WDV मेथड में उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, बस ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल एंट्री क्या होगी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की? PPE डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर वो फुलफिल नहीं करता तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मतलब कोई भी खर्चा अगर वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन कैपिटलाइजेशन की तो PPE डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो एक्सपेंस टू कैश। ठीक होगी बात। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो एडिशन की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, तो एंट्री के अंदर तो यही, जनरल एंट्रीज के अंदर या लेजर के अंदर यही इफेक्ट जाएगा। बाकी जो हम बात करते हैं ना, वो है उसकी वर्किंग डेप्रिसिएशन फाइंड करने की। मतलब अगर आप कहते हो जी लेजर में क्या आ जाएगा, लेजर में एडिशन साइड पर डेबिट हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होना। जनरल एंट्री में PP डेबिट हो गया, और बाकी जो कुछ हम पढ़ते होते हैं वो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए होता है, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करने। बाकी वो ओरिजिनल, जैसे आपके पास एक 7,000 का एसेट था, 3 साल बाद आपने उसके ऊपर 3,000 और खर्चा किया, और ये 3,000 कैपिटलाइजेशन की शर्तें पूरी कर रहा है, तो वो एसेट आपका 10,000 का। जब बिकेगा तो 10,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट ही 10,000 हो चुकी है। जो हम काम कर रहे होते हैं ना, वो वर्किंग होती है डेप्रिसिएशन की, बस। अब उसके अलावा इसके अंदर एक्सचेंज का केस है जो थोड़ा सा डिटेल में है, और वो एक्सचेंज का केस भी ना किसी एक एडजस्टमेंट में करवाता है। अक्सर क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वो एक्सचेंज का केस करवा रहा हो। अब हमने एक्सचेंज के केस में सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो होता है कि नए एसेट की कॉस्ट क्या लिखनी है। एक्सचेंज की जो एंट्री होती है वो यही होती है ना, न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट या क्रेडिट, और फिर एक आता है SOPL। डायरेक्ट आप इसको SPL भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आर लॉस। अब ये चीज ओल्ड एसेट अपनी कॉस्ट से आएगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। गिवन है तो ठीक है, वरना फाइंड कर लेंगे। कैश जितना पे कर रहे हैं, अगर ना गिवन हो ना तो हमें खुद बताएगा, कोई ना कोई हिंट देगा कि भाई मैं पुराना एसेट इतने में एडजस्ट करवा रहा हूं। पुराना एसेट जब देते हैं ना जिस कीमत पे, उसे बोलते हैं ट्रेड इन अलाउंस। मतलब अगर आप पुराना एसेट नए एसेट के बदले दे रहे हो तो जाहिर सी बात है पुराने एसेट की भी तो कोई कीमत लोगे ना। वो जो पुराने एसेट की कीमत लोगे बस, या अपनी वो नए कॉस्ट के अंदर एडजस्ट करवाओगे, उसे बोलते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ठीक होगी बात। इसमें सारी की सारी अकाउंटिंग इसकी है कि न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी लिखते हैं। अगर तो नॉर्मल वे में लिखा हुआ है कि जी नया एसेट, कोई ज्यादा फेयर वैल्यू का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, ये बताया हो कि जी नया एसेट की लिस्ट प्राइस ये है, तो बस सिंपल वही उसकी कॉस्ट है। बट अगर उसने बताया हुआ है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या कोई हिंट दिया हुआ है, तो फिर हम उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करेंगे। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है इसके बारे में? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के बारे में, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, वो दो बातें मेन कहते हैं। सबसे पहले बताओ कि जनाब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, या क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट या कमर्शियल सब्सटेंस। साइलेंट हो या कमर्शियल सब्सटेंस।
अब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? अगर हमने एसेट चेंज किया, एसेट चेंज करने से जो नया आने वाला एसेट है ना, उसने हमारे इनफ्लो चेंज किए, मतलब कैश फ्लो चेंज हो गया, उससे ज्यादा फायदा या नुकसान होने लग गया, सेविंग होने लगी, बेनिफिट आने लग गया, लॉस आने लग गया, इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस है। या नए एसेट का पैटर्न चेंज हो, मतलब उसका ऑपरेटिंग मेथड चेंज हो, मतलब सपोज दैट आपने किसी को प्लाट दे दिया, उससे गाड़ी ले ली। अब प्लाट और गाड़ी, क्या ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्लाट का यूज करने का तरीका और होता है, गाड़ी के यूज करने का ऑपरेशन का तरीका और होता है। जब गाड़ी के बदले गाड़ी लो, प्लॉट के बदले प्लॉट लो, अब इसमें देखना है कि क्या कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं। अगर कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर वो कहते हैं देयर इज नो चेंज इन कैश फ्लोज, सेविंग्स, ऑपरेशंस, लॉसेस, इसका मतलब है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। या तो 99% तो वो लिख देता है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, अगर वो ये नहीं लिखेगा तो फिर कोई हिंट देगा, वो कहेगा इस एक्सचेंज से देयर इज नो चेंज इन द कैश फ्लोज, सेविंग्स, ऑपरेशंस, तो इसका मतलब है फिर भी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर हमने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लिखनी होती है, क्योंकि फिर तो कॉस्ट को लिख ही नहीं सकते ना, फिर लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अगर कैश दे रहे हो ना तो प्लस करना है, क्योंकि एसेट की कॉस्ट बनानी है ना, तो एसेट की कॉस्ट कैसे बनेगी? हम उसको कैश भी दे रहे हैं, एसेट भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों को मिलाकर नए एसेट की कॉस्ट। अगर हम एसेट दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं, इसका मतलब है हम नेट करके उसको पैसे दे रहे हैं, फिर कैश माइनस करते हैं। फिर वो कहता है कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, अगला केस क्या है कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब चेंज इन कैश फ्लो है या ऑपरेशन मेथड चेंज है, या वो खुद कह देता है या साइलेंट है, तो फिर हमने इनकी फेयर वैल्यू देखनी होती है। अगर दोनों फेयर वैल्यू गिवन है तो विच वन इज मोर रिलायबल? अगर दोनों गिवन है तो विच वन इज मोर रिलायबल, और अगर दोनों रिलायबल या साइलेंट हैं तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। दोबारा, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू लेनी है, किसकी फेयर वैल्यू? विच वन इज मोर रिलायबल। अगर दोनों रिलायबल या दोनों गिवन है और साइलेंट है तो फिर भी दोनों रिलायबल समझी जाती है, तो फिर किसको लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। और अगर फेयर वैल्यू दोनों रिलायबल ना हो तो फिर बुक वैल्यू। आखिरी हल बुक वैल्यू। तो फिर इसमें जनाब अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो सबसे पहले हम कहते हैं जी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट if reliable, if more reliable, फिर fair value of old asset plus minus cash if, इसके ज्यादा केसेस हैं। if fair value of old asset is more reliable, दूसरा both are reliable, तीसरा साइलेंट। अच्छा, साइलेंट का केस का मतलब ये नहीं होता कि जनाब अगर साइलेंट है तो फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम फेयर वैल्यू लेंगे, गिवन होना जरूरी है। अगर दोनों फेयर वैल्यू गिवन है, कुछ नहीं बताया कि कौन सी रिलायबल है, तो फिर ओल्ड एसेट। अगर दोनों में से एक गिवन है तो फिर वही रिलायबल है, दोनों में से गिवन ही एक है तो इसका मतलब है वही रिलायबल है। और अगर फेयर वैल्यू गिवन है बट लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, फिर हम बुक वैल्यू पे चले जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में एक ही हल है।
लास्ट केस, बोथ आर नॉट रिलायबल। बोथ आर नॉट रिलायबल। अगर दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो फिर बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश। ठीक होगी बात। अब क्वेश्चन के अंदर आपको वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे देता है, उसके अंदर ट्रेडिंग लॉस का भी बड़ा रोल होता है। ट्रेडिंग लॉस को कैश फाइंड करने के लिए भी हेल्प करता है। जब हमें पता चल जाए कि नए एसेट की वैल्यू ये है, ट्रेडिंग लॉस ये है, तो नए एसेट की वैल्यू और ट्रेडिंग लॉस का जो डिफरेंस होता है ना, वो कैश होता है या पेएबल होता है। नया एसेट की जो कॉस्ट होगी, सपोज वो 5 लाख है, पुराने एसेट की जो ट्रेडिंग लॉस है वो 3 लाख है। इसका मतलब है पुराना एसेट हम उसको 3 लाख का दे रहे हैं, 5 लाख एसेट ले रहे हैं, तो 2 लाख पेएबल है या कैश है। ठीक होगी बात। तो ये एक्सचेंज का हमारा टोटल केस है जी। इसका मतलब है लैक ऑफ, जब बुक वैल्यू 2 केसेस में ली जाती है, कौन कौन का केस है? जब या तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर नॉट रिलायबल या नॉट गिवन। ठीक, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कब लेते हैं? प्लस माइनस कैश। या दूसरा केस पढ़ लो कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कब लेते हैं? जब उसी की फेयर वैल्यू गिवन हो, दूसरी को गिवन हो या वही रिलायबल। ठीक है, इसके अलावा फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। मतलब 2 केस याद रख लेते हैं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और नॉट रिलायबल के केस में बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, और जब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट रिलायबल हो तो वो लेना है मोर रिलायबल। और अगर ये 2 केस ना माने तो फिर जो भी केस मानना हो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। ठीक होगी बात। चलिए, ये था हमारा एक्सचेंज का केस। उसके बाद इसके क्वेश्चन तो हम क्वेश्चंस के अंदर ही हम करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस इसके हैं। अच्छा, आप लोगों के आने से पहले डिसाइड हो रहा था कि क्लास कब तक कैरी रखें। अब एक डिसीजन ये था कि कल ही खत्म कर दें। अगर आप लोगों को लगता है कि तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इस तरह से आपकी तैयारी हो रही है या हो जाएगी, तो फिर क्लास कैरी भी की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेन ज्यादा काम आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की जो फिजिबिलिटी है, आउटपुट होना चाहिए, पेपर पास होना चाहिए, बस उसके लिए इस टाइम आप लोगों की मानी जाए कि जिस तरह से आपको फिजिबल लगता है ना, उस हिसाब से हम चलते रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर हम मंडे से टाइम चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइम बाकी शिफ्ट करेंगे ना, तो हो सकता है टाइम कुछ इस तरह का मैनेज हो, टाइम नीचे या ऊपर, जहां मुझे टाइम पर फिजिबल मिलेगा उस टाइम पर आप लोगों की क्लास मैनेज की जाएगी। या अगर आपको लगता है कि नहीं, अब हम ये चाहते हैं कि घर बैठ के तैयारी करें, वो ज्यादा टाइम फिजिबल है, तो उस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुझे कल बता दीजिए, क्योंकि आज का टाइम, कल का टाइम तो हमारे पास है ना, तो कल फिर जो आपको लगता है उस हिसाब से बता। ओवरऑल मैं वैसे आज IAS 23 को रिवाइज करवा देता हूं। IAS 23 ये तो आपको पता है कि ये बोरोइंग कॉस्ट है। अब बोरोइंग कॉस्ट ये स्टैंडर्ड इसका है, इसका नहीं है। मतलब ये बोरोइंग का नहीं है। बोरोइंग कहते हैं लोन को, बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं जो लोन हमने लिया उसके ऊपर हमें जो एक्सपेंस पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट। ये पूरा स्टैंडर्ड हमें ये सिखाएगा कि जब आप कोई लोन लोगे उसकी इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट क्या करनी है। ये है इसका ओरिजिनल मकसद। मतलब हम बोरे लोन लेंगे, मतलब फाइनेंस, लोन का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, पैसा लेंगे। पैसा कहां से आ सकता है? एक इक्विटी से, मतलब ओनर दे दे, और दूसरा थर्ड पार्टी से। 2 तरह से लोन आता है, एक ओनर से आता है पैसा और एक थर्ड पार्टी से आता है। जो ओनर से आता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी, और जो थर्ड पार्टी लेकर आएगा उसे बोलते हैं लोन, उसे बोलते हैं डेट। अब जो ओनर लेकर आएगा उसकी पता है कौन सी कॉस्ट होती है? डिविडेंड। हम उनको डिविडेंड पे करते हैं।
कंपनी है ना हम, और जो लोन लेंगे उनको क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। तो ये हमारी होती है कॉस्ट, इसे बोलते होते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। आपको पता होगा पीआरसी के इंटरेस्ट की जगह हम फाइनेंस कॉस्ट लिखते थे। अब इसके अंदर जो इसकी कॉस्ट का जिक्र हो रहा है, मतलब के इंटरेस्ट का, उसको हमने कैपिटलाइज करना है या एसओपीएल के अंदर लिखना है, ये मेन इसका काम है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बोरोइंग कॉस्ट मतलब के इंटरेस्ट प्लस, बोरोइंग कॉस्ट क्या क्या चीज होती है, एक इंटरेस्ट प्लस अरेंजमेंट फी, मतलब लोन को अरेंज करने का जो पैसा लगता है वो भी बोरोइंग कॉस्ट कहलाती है। फिर माइनस टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। इसका मतलब क्या बनता है कि जनाब आपने जो लोन लिया हुआ है, अगर उसको आपके पास मौजूद है और आपने उसको कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसको भी। पर ये बात तो कंफर्म होती है अकाउंटिंग के अंदर, जिस चीज की कॉस्ट जहां पर जा रही होती है ना, उस चीज की इनकम भी उसी हेड में जा रही होती है। अब इसका इंटरेस्ट अगर कैपिटलाइज होगा तो उस टाइम की इंटरेस्ट इनकम उसमें से नेट हो जाएगी। अगर इसका इंटरेस्ट एसओपीएल के अंदर जाएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी एसओपीएल के अंदर जाएगी। ठीक होगी बात। अब बोरोइंग कितनी टाइप की होती है, मतलब जो पैसा हम लेते हैं वो कितनी टाइप का हो सकता है। मतलब कंपनी को पैसा आ सकता है नंबर 1 इक्विटी से, मतलब जो पैसा उसे शेयर होल्डर देगा। नंबर 2 लोन से, नंबर 3 कस्टमर से, अब जो लोन से आता है ना, मेन ये टारगेट है। अब लोन से जो पैसा आता है वो कैसे कैसे आ सकता है, वो स्पेसिफिक लोन हो सकता है और वो जनरल लोन हो सकता है। वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल लोन भी हो सकता है। अब जनरल लोन की निशानी क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरल लोन होता है, रनिंग फाइनेंस जनरल लोन होता है, एग्जिस्टिंग फाइनेंस जनरल लोन होता है। मतलब अगर वो लोन के साथ लिख दे कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो रनिंग फाइनेंस है, वो एग्जिस्टिंग फाइनेंस है, वो वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सारे के सारे जनरल लोन। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट को कहते हैं, और हमने पढ़ना है कि उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है या उसको हमने एसओपीएल में चार्ज करना है। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग कितनी टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की भी, एक इक्विटी और एक लोन। फिर लोन 2 टाइप का हो सकता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। अब जो जनरल लोन है ना, वो तो जाहिर सी बात है आपका स्पेशली तो आपने उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया हुआ, उसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी, स्पेसिफिक की ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी। फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्वालिफाइंग एसेट का। अब पहले तो उसके बारे में आप बात सुने कि आपने ये सारे का सारा स्टैंडर्ड डिपेंड करता है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर। क्वालिफाइंग एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब ये रोजाना की बुनियाद पर 5-5, 6-6 यूनिट ना बन रहे, बल्कि इसको कंप्लीट करने पे कुछ टाइम लग रहा हो। अब वो टाइम किसी जगह डिफाइन नहीं है। हाँ, नॉर्मल हालात में अगर देखें तो 6 महीनों से ज्यादा टाइम मोस्टली होता है। अदरवाइज किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि भाई 10 महीने, 8 महीने, 5 साल, 3 साल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है
an asset required a substantial time period to complete या for completion। क्या ये पीपीई होते हैं या कोई और भी हो सकते हैं? ये पीपीई हो सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, इवन ये इन्वेंट्री भी हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि सब्सटेंशियल पीरियड चाहिए। ये पीपीई हो सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ये स्टॉक एंड ट्रेड IS2 हो सकता है। बस शर्त ये है कि इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, IS38 जिसको डील करता है। बस शर्त क्या है? सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। वो एसेट जो खुद बनाते हैं। अगर कोई बना बनाया एसेट उधार पे खरीदो, उसकी फाइनेंस कॉस्ट हमेशा SOPL में। बने बनाए एसेट की कॉस्ट कभी भी बना बनाया एसेट उधार पे खरीदो या किस्तों पे खरीदो, वो क्वालिफाइंग एसेट होता ही नहीं है, और उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। उसका आने वाला इंटरेस्ट किधर जाएगा? SOPL। सर अगर हम स्टॉक की ट्रेड की बात करें तो अगर हमें कुछ स्टॉक बनाने में हमें 4-5 माह लगते हैं, लेकिन 4-5 माह बाद एक नहीं हमारे पास 50-60% हमारे पास स्टॉक भी था, जो भी तैयार होता है टाइम तो लग गया, वो क्वालिफाइंग एसेट में आ गया। मोस्टली इसमें आता होता है ये प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट का। वो जो घर बनाकर बेचते हैं ना लोग, वो घर बनाने पे इतना टाइम लग जाता है। और मोस्टली ये बड़े बड़े प्लांट, पावर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें ये कवर होता है। अब अगर आपने, अब ये पेपर में एक दफा सवाल आ गया था, उसने ये शायद लास्ट अटेम्प्ट में आया था, क्वेश्चन दे दिया था कि जनाब एक एसेट खरीदा है, उसके लिए स्पेसिफिक लोन ले ये लिया, जनरल लोन ये ले लिया, और इतना उसका इंटरेस्ट आ गई, इतनी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, और वो कह के आ रहा था कि इसको उधार पे खरीदा था, और बच्चे उसके ऊपर IS23 लगाकर आ गए। उसके ऊपर IS23 लगना ही नहीं था। क्वेश्चन यही था कि आपने बना बनाया एसेट खरीदा हो, मतलब वो एसेट जो ऑलरेडी इन कंडीशन ऑफ यूज हो, उस एसेट को चाहे उधार पे खरीदो चाहे नकदो खरीदो, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो आपने खुद बनाना है, और उसको बनाने के लिए सब्सटेंशियल टाइम चाहिए। बना बनाया एसेट खरीदो, किस्तों पे एसेट खरीदो, चाहे वो उधार पे खरीदो नकद पे खरीदो, वो क्वालिफाइंग एसेट में। और IS23 सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट की बात करता है। क्लियर होगी बात ये? चले जी, उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि सबसे पहले हम, क्योंकि हमने कितनी फाइनेंसिंग पढ़ी है? 3 टाइप की मेन, इक्विटी, कस्टमर से आया हुआ पैसा, और लोन। अब हम पहले लोन को डिस्कस करते हैं। लोन 2 टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। तो पहले स्पेसिफिक। अब जो हमारा जो स्पेसिफिक लोन होता है वो हम लेते ही किसके लिए? क्वालिफाइंग एसेट के लिए। अब आपने ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट सारा कैपिटलाइज करना है, सिवाय 2 शर्त पूरी होने की, बल्कि 3 चीजें देखनी है, बाकी सारा टाइम कैपिटलाइज करना। पहली चीज, उसको स्टार्ट कब करना है, उसको कैपिटलाइज करना स्टार्ट कब करना है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उसके अंदर कोई सस्पेंशन पीरियड तो नहीं है। तीसरी बात, एसेट कंप्लीट होने तक। डन। स्पेसिफिक लोन की बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट कब करते हैं, उसके लिए 3 बातें। क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना स्टार्ट कब करते हैं, उसके लिए 3 बातें। पहली बात, क्या लोन ले लिया, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं।
अब वो सवाल बुक के अंदर किस तरह लिखा होता है, वो कहता है जी उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इनकर्ड हो रही है। दूसरा, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, क्वालिफाइंग एसेट स्टार्ट हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और पेमेंट हो गई है। ये पेमेंट जरूरी नहीं है कि जब, ये कभी भी हो सकती है, मतलब उस कंस्ट्रक्शन की पेमेंट है, ये उस कंस्ट्रक्शन की पेमेंट है, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को पे करो। अगर आप सपोज है कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ना एक लीगल फी भी पे करनी पड़ती है, अगर आपने वो पेमेंट कर दी है तो उसका मतलब पेमेंट हो गई। मतलब आपने वो लोन ले लिया हो, जिस चीज के लिए लोन लिया है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका हो और उस लोन में से पेमेंट भी की जा चुकी हो। अगर ये 3 शराइत पूरी होती हैं तो उस डेट से आप कैपिटलाइज करना शुरू कर दोगे। फिर कब तक कैपिटलाइज करना है? जब तक ऐसे पूरा, हाँ वहां पर थोड़ा सप्लेशन का चक्कर आ जाता है कि अगर 2 सालों पे चला गया है तो 2 सालों का अलग अलग बोरिंग कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कब तक? जब तक एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो जाए। अभी सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब ये होता है कि ज्यादा कंप्लीट हो गया, यानी थोड़ा बहुत उसको साफ सुथराई रहती हो, ठीक है, वैसे वो एसेट अपना कंप्लीट हो चुका हो। तो कब तक जाना है? टिल assets will be substantially complete. Except suspension period. अब ये सस्पेंशन पीरियड, ये भी डिफरेंट चीज है। अब सब्सटेंशियल पीरियड एक होता है कि जी रूटीन में काम सस्पेंड होना है। अगर रूटीन में सस्पेंशन है, पार्ट ऑफ द वर्क है, पार्ट ऑफ द वर्किंग प्रोसेस है, तो वो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं होता। वो चाहे काम रुका भी हुआ है ना, तब भी आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। ये कौन सा टाइम सस्पेंशन है? मटेरियल खत्म हो गया, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी आ गई, जो रूटीन में नहीं होता, वो जो टाइम होगा वो हम सस्पेंड कर देंगे और उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि एसओपीएल में चार्ज करेंगे, और उतने टाइम की इन्वेस्टमेंट इनकम भी एसओपीएल के अंदर चार्ज करेंगे, मतलब नेट करके उधर लिख देंगे। ठीक होगी बात? तो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट किस दिन कैपिटलाइज करना है? किस दिन कैपिटलाइज करना है? जिस दिन आपने ये 3 शर्त पूरी। पेमेंट के बारे में बता दें, मतलब पेमेंट उसने लोन भी ले लिया है, लेकिन जो उसने पहली पेमेंट किया उसने अपने पास जो फंड पड़ा था उससे किया है, पेमेंट हो गई नहीं, पेमेंट वो अपने फंड से कर रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है। उसका लफ्ज पेमेंट का नहीं है, लफ्ज है जो उसके पेमेंट फ्रॉम लोन नहीं है। ठीक है सर। पेमेंट है कि उसके लिए कोई खर्चा हो चुका है, एसेट के लिए कोई खर्चा आना शुरू हो चुका है, तो वो पेमेंट कंसीडर की जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक लोन में यही कुछ होता है कि स्पेसिफिक लोन के अंदर आपने क्या देखना होता है, लोन लिया कैसे, मतलब ये शर्तें पूरी हो गई तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। और कब तक कैपिटलाइज करना है? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। और उसके दरमियान में 2-3 बातें कंसीडर करती हैं। एक बात कंसीडर करनी है कि भाई दरमियान में कोई सस्पेंशन पीरियड है। दूसरी बात कंसीडर करनी है क्या स्पेसिफिक लोन की कोई रीपेमेंट तो नहीं कर दी। अगर रीपेमेंट कर दी है, सपोज दैट आपने लोन लिया था 10 लाख, अब 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने कुछ टाइम के बाद ना 4 लाख पे कर दिया, तो जब 4 लाख पे कर दिए उसके बाद तो फिर 6 लाख पे इंटरेस्ट आना है ना, फिर तो पूरी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक होगी बात? चलें जी, तो ये स्पेसिफिक लोन के बाद आते हैं। सर तो क्वेश्चन में भी ऐसी सिचुएशन से वो कहते हैं कि सब्सटेंस हमारा कंप्लीट काम है, अगर हमें बिल पर पता ना चला हो कि सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया या सब्सटेंशियल वर्क है, तो हम उस केस में कोई अजम्पशन दे सकते हैं। अजम्पशन लेकर के हमने कहना है कि जी ये इधर ही सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मोस्टली ये कह देता है कि साफ सुथराई रहती है, अभी ये काम रहता है, उसको डिजाइन करना रहता है, तो वो कंप्लीट है फिर।
हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जर्नल लोन। अब जनरल लोन के अंदर हमने क्या करना है? जनरल लोन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक ही लोन है ना, अगर एक ही लोन, तो फिर उसका जो इंटरेस्ट गिवन है ना वही कैपिटलाइजेशन रेट है। अगर सिंगल जनरल लोन, सिंगल जनरल लोन है ना, तो जो इंटरेस्ट गिवन है वही कैपिटलाइजेशन रेट है। अगर एक से ज्यादा है तो फिर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड कर, और उसका तरीकाकार खास होता है, जितने टाइम का इंटरेस्ट उसके लोन को भी उतने टाइम के लिए वेट करना है। वेट का मतलब है अगर इंटरेस्ट 4 महीनों का है ना, तो लोन की को भी 4 महीनों तक लेना, मतलब जितने टाइम के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट लेनी है ना उतने टाइम के लिए लोन को वेट करना होता है। जैसे अगर 2 या मोर देन 1 लोन, फिर क्या फाइंड करते हैं? कैपिटलाइजेशन, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज। और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है जनाब इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग। इसमें वो डिफरेंट तरह के ट्रिक्स इस्तेमाल करता है कि हमें वेट करना आता भी है या नहीं। अब मैं जैसे अगर सपोज दैट वो हमें लोन दे देगा ए बी, फिर उसकी अमाउंट दे देगा कि जी 4 लाख है, 3 लाख है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये लोन गिवन है फॉर द ईयर, इस पर इंटरेस्ट कितना है, क्या ये साल के शुरू में पड़े थे? अगर ये पूरे साल में पड़े थे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। अगर इस साल लिया है तो फिर देखेंगे कितने मंथ आएंगे। अगर इस साल पे कर दिया है फिर भी देखेंगे कितने मंथ हैं। जैसे सपोज दैट पहले पड़ा हुआ था लेकिन 10 महीनों बाद पे कर दिया, अगर 10 महीनों बाद पे कर दिया तो इसका मतलब है 10 महीनों का इंटरेस्ट आएगा। तो फिर इंटरेस्ट तो चलो वैसे ले लेंगे, मिसाल के तौर पर इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट है जी 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, हमने कहा दी जी 40,000। लेकिन इस 3 लाख के ऊपर ना हमने देखा कि रेट इसका 12% है और टाइम इसके 8 महीने है, तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 24,000। तो हमने फिर इस 3 लाख के लोन को भी वेट करना है। किस पे वेट करना है? 8/12। तो जब हम लोन लेंगे ना तो वो 3 लाख प्लस नहीं करेंगे बल्कि 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/12, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/12, तो वो हमारे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन। तो जिसको इंटरेस्ट को वेट नहीं किया उसको एज इट इज, और 3 लाख को भी 8/12 से मल्टीप्लाई कर, कितना? 2 लाख। 2 लाख। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 64,000, ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो आएगा वो आएगा 64,000 डिवाइडेड बाय 6, कितना? 10.67। 10.67। इस तरह से हमारा कैपिटलाइजेशन, हाँ ये वो कॉन्सेप्ट चेक कर सकता है, कभी वो परसेंटेज दे देता है, कभी वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल के दे देता है, मतलब डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करता है। ओके होगी बात। उसके बाद हमने ये देखना है किस फाइनेंस का, किस फंड का कौन सा पैसा कैपिटलाइज होता है
और कौन सा पैसा कैपिटलाइजर नहीं होता। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेसिफिक लोन। नंबर 1 अरेंजमेंट फी, नंबर 2 बोरोइंग कॉस्ट, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इनकम, नंबर 4 कॉस्ट इनकर्ड। हाँ जी, सबसे पहले बात, इसकी जो अरेंजमेंट फी है ना वो कैपिटलाइज होती है। जो अरेंजमेंट फी है उसकी वो कैपिटलाइज होती है। इसकी बोरोइंग कॉस्ट सारी कैपिटलाइज होती है एक्सेप्ट सस्पेंशन पीरियड, या जो अगर पहली शर्त पूरी नहीं हो रही ना तो कुछ 2-4 महीने पहले भी इसकी बोरोइंग कॉस्ट आ जाती है। तो ये भी ऑल कैपिटलाइज्ड नेट ऑफ सस्पेंशन पीरियड। इसकी सारी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी, और कैपिटलाइज होने का मतलब है क्योंकि ये इनकम है माइनस हो जाएगी। नेचर तो फिर वही कैपिटलाइज वाली है। कैपिटलाइज नेट ऑफ सस्पेंशन। कॉस्ट इनकर्ड कैपिटलाइज्ड, मतलब स्पेसिफिक लोन का जो पैसा आपके प्रोजेक्ट पे खर्च होगा, आपके प्रोजेक्ट पे खर्च होगा, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। उसके ऊपर वाला आने वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वहां से माइनस हो जाएगी, और उसकी अरेंजमेंट फी उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक होगी बात। यही चीजें अगर हम जनरल बोरिंग की बात करें, यही चारों चीजें अगर हम जनरल बोरिंग की बात करें, जनरल बोरिंग जी, उसकी अरेंजमेंट फी एसओपीएल में जाएगी। उसकी अरेंजमेंट फी एसओपीएल में जाएगी। उसके जो फाइनेंस कॉस्ट है सिर्फ उतनी कैपिटलाइज होगी जितना हम जनरल बोरिंग इस्तेमाल करेंगे, सारी नहीं। सिर्फ उतनी ऐड होगी जितनी हम, मतलब सपोज अगर आपने जनरल बोरिंग से 10 लाख इस्तेमाल किया तो 10 लाख का इंटरेस्ट आएगा, चाहे पड़ा हुआ 50 लाख ही क्यों ना हो। तो ओनली फाइनेंस कॉस्ट ऑफ फंड यूज्ड, जितना फंड इस्तेमाल किया सिर्फ उसकी फाइनेंस कॉस्ट आएगी, और वो भी नेट ऑफ सस्पेंशन, नेट ऑफ। तीसरे नंबर पे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम एसओपीएल के अंदर कॉस्ट इनकर्ड कैपिटलाइज होगी। अगर वो हमें टेम्परेरी जनरल बोरिंग की अरेंजमेंट फी दे देगा, इग्नोर करेंगे। अगर एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है तो फिर हम उसको एसओपीएल के अंदर लेंगे, और उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना है, अप टू फंड यूज्ड। और एसओपीएल के अंदर उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर बताई हुई है तो एसओपीएल के अंदर, और बाकी क्या करेंगे, जो कॉस्ट इनकर्ड है वो कैपिटलाइज करें। फिर बात आ जाती है इक्विटी की। इक्विटी में सबसे पहले क्या उसकी अरेंजमेंट फी किधर जाएगी, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। इक्विटी की अरेंजमेंट फी इश्यूएंस कॉस्ट होती है। उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट। क्या होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट।
तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते एसओपीएल, क्योंकि वो एसओपीएल में भी नहीं जाती, तो हम कह सकते हैं वो इक्विटी को चार्ज होती है, चार्ज टू शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग, मतलब कैपिटलाइज नहीं होती। उसका इंटरेस्ट मतलब के डिविडेंड वो भी किधर जाता है, रिटेन अर्निंग में। उसकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है वो भी किस में जाएगी, रिटेन अर्निंग। उससे जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो कैपिटलाइज होगा। अगर इस तीनों को साथ देखो, स्पेसिफिक बोरोइंग का सब कुछ प्लस होता है, जनरल बोरोइंग में सिर्फ ये दो चीजें हैं, और इक्विटी फंड में सिर्फ एक चीज है जो हमारे नए क्वालिफाइंग एसेट का हिस्सा बने, जो क्वालिफाइंग एसेट का हिस्सा बनेगी। ओके होगी बात। फिर वो कहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना सस्पेंड कब करेंगे, मतलब सीज कब करेंगे, बंद कब करेंगे, जब हमारा क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो। अगर वो कहता है बोरोइंग कॉस्ट के नोट्स लिखें, तो नोट्स के अंदर आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट लिखना होता है और एक बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज लिखना होता है, बस दो बातें लिखनी। अगर इसके एक्सट्रैक्ट का तो ये होता है ना कि उसके अंदर वो सारी बातें लिखे जो एसओपीएल के अंदर जाती हैं और एसओएफपी के अंदर जाती है। और अगर वो नोट्स कहता है या डिस्क्लोजर कहता है IAS 23 के, वो दो ही है, नोट्स या डिस्क्लोजर्स। नोट्स या डिस्क्लोजर्स। नोट्सों में क्या बात आती है जी, सबसे पहली बात वो कहता है कैपिटलाइजेशन रेट, और दूसरा अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, amount of borrowing cost to be capitalized। ठीक है, ये चैप्टर में यही बात है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ और होता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अंग्रेजी होती है और वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना वो उस अंग्रेजी के अंदर छुपे होते हैं, और उसको हमने जज करना होता है कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना वो कहां कहां मैच हो रहा है। तो इसका पहला सवाल जो लास्ट क्वेश्चन में पेपर आया हुआ है ना बोरोइंग कॉस्ट का, वो आया हुआ है स्प्रिंग 24 के। ठीक है, अच्छा ऑटम 24 के तो दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल में हो गए थे हमारे, दो ही सवाल थे ना इसके या तीन थे, दो थे। एक 16 नंबर का आया हुआ था, शार्क लिमिटेड वाला भी हो गया, शार्क लिमिटेड वाला नहीं हुआ, अच्छा नहीं, राजशाही वाला तो हो गया है, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये प्योर बोरोइंग कॉस्ट का था। कितने नंबर है जी, 8 नंबर। और मजे की बात बताऊं, ये 8 से 10 नंबर से ज्यादा नहीं आता, मैक्सिमम अगर ये लिमिट क्रॉस करे तो 12 नंबर। इन तीन स्टैंडर्ड में ऐसा बड़ा सवाल अगर आ सकता है ना, वो IAS 40 और IAS 16 का आ सकता है। बाकी तीनों स्टैंडर्ड का सवाल 8 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। अब क्योंकि अब तो हमारा रिवीजन करने वाला कुछ रहे नहीं, अब हमने सवालों की प्रैक्टिस करनी। अब सवाल वो जिस तरह से कल हम डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह से करें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की कल लास्ट क्लास है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप चाहो तो इसकी भी लास्ट क्लास कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि भाई हमने तो कॉलेज आना ही आना है, घर वाले हमसे काम करवाते हैं, तो
चले वो आते रहे, वो हम काम करते रहेंगे, ताकि मेन एक ही बात है, पेपर पास कर। अब कॉन्सेप्ट नहीं, या पेपर पास कर, कॉन्सेप्ट का टाइम गुजर गया, वो जो जिसने लेने थे वो ले चुका, जिसने नहीं लिए वो ना आए। अब पेपर पास करने की टेक्निक होती। अब उसकी टेक्निक है कि रिक्वायरमेंट पढ़ो, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो और सवाल हल कर दो, जैसे भी होता है। प्रेजेंटेशन बेहतर करो, वर्किंग का रेफरेंस दो। FR1 का पेपर कभी कभी इसलिए भी फेल हो जाता है 40+ के ऊपर कि बच्चे सारा पेपर ठीक करके आते हैं लेकिन बहुत ही अजीब सी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का बड़ा खास क्या रखना है, और उसकी एक ही प्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन। ये जैसे इसमें क्या लिखता है, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब सवाल के अंदर जो पूछा है ये तो पता होना चाहिए ना, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब ये हमारा पहला पेज है, उसके बाद दूसरे पेज से वर्किंग शुरू होती है। अब जो वर्किंग से वैल्यू उठाकर अपने क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, वहां पर वर्किंग का नंबर और हेडिंग होनी चाहिए, और वो इधर आकर उस वर्किंग का नंबर दे देंगे, बस। इसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन ये नहीं कहते कि क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए, नहीं, जितना मर्जी खूबसूरत हो क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने सही तरह से उसको प्रेजेंट नहीं किया, राइटिंग पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे कि जैसे जी जनाब ये क्वेश्चन है TL का, तो पेपर में आपने लिखना है जी TL, या पूरा उसका नाम लिखना, जो भी होगा। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये आप फाइंड करने लगे हो। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड किस साल की है, साल बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर एज इट इज लिख देंगे। 1 जनवरी से काम हो रहा है, फॉर द ईयर 2023, फॉर द ईयर 2023 दिसंबर। अब ये जो चीज उसने फाइंड करने के लिए पूछी है वो हमने यहां लिख दी है। यहां पर लिख देते हैं अमाउंट इन मिलियन है तो मिलियन में लिख लेते हैं, 1000 है तो 1000 में। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के अंदर ना कितनी बातें आती है, टोटल बातें ही 4 है मैक्सिमम। एक स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, एक उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, एक उसकी अरेंजमेंट फी। 3 बातें तो होगी स्पेसिफिक की, और चौथी बात है जनरल बोरोइंग कॉस्ट। बस बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के अंदर 4 बातों के अलावा 5वीं बात नहीं है, और कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। और एक और चीज इसमें ऐड कर दो, कॉस्ट इनकर्ड, तो क्या चीज फाइंड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कॉस्ट इनकर्ड इसमें ऐड कर दे। अभी उसने क्या पूछा हमसे, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने से पहले क्या हम पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है सरप्लस फंड अवेलेबल फॉर बोथ लोन एंड राइट शेयर्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट। अब जो राइट शेयर्स हैं ये तो इक्विटी है। राइट शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी। कहते हैं आपने उससे 10% कमा रहे हो, कहते हैं बोथ लोन से और राइट शेयर से। जो राइट शेयर से कमा रहे हैं ना, वो हमारा वो इक्विटी के पार्ट में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जा सकता है, इधर नहीं आ सकता। दूसरा, द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई, however substantial technical and administrative work was carried out during July। बताओ ये सस्पेंशन पीरियड है या नहीं, ये सस्पेंशन पीरियड है या नहीं। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं। देखिए बाकी बात वो कहता है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो चलता ही रहता है, हमारी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, हमने तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखना है ना। तो अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का काम नहीं हो रहा और वो पार्ट ऑफ द वर्किंग प्रोसेस भी नहीं है, देखिए मटेरियल खत्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता रहता है, लेकिन मटेरियल है ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकती। फिर वो कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड 30 नवंबर।
कब कंप्लीट हो रही है? 30th नवंबर को, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज 31 दिसंबर। कहते 30th नवंबर तक कंप्लीट हो रहा है, पर थोड़ा बहुत टचन मचन रहता है, मतलब कोई पेंट करना रह गया या थोड़ी सफाई करनी रह गई, तो वो कहता है कि वो अभी अवेलेबल फॉर यूज कब होगी? 30। तो हमारा एसेट कब कंप्लीट हो गया? 30th नवंबर को। डेप्रिशिएट होना कब शुरू होगा? 31 दिसंबर, क्योंकि वो कंडीशन हो रही है अवेलेबल फॉर यूज। गॉट इट? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहता है जनाब 1 जनवरी को टैक्सीटियो ने कमेंट्स की कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री बिल्डिंग की। बिलो इज द ब्रेकडाउन फॉर द पेमेंट। एक डेट आ गई, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1/1/23 को। कहते हैं डेट ऑफ पेमेंट दूसरी डेट भी आ गई। कहता है 200 मिलियन पे किया, फिर 1 अप्रैल को पे किया, फिर 1 सितंबर को पे किया, फिर 1 फेब को पे किया। ये क्वेश्चन ना बंदा अपनी उंगलियों पे कर सकता है, बस डेट के हिसाब से जाना है। फिर वो कहते हैं दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द सोर्स। कहता है आपने 1 जनवरी 2023 को 17% लोन ले लिया, 17% के हिसाब से 250 मिलियन। अब ये तीसरी डेट भी आ गई, 3 डेट आपकी ओके है। बताओ किस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी? 1 फेब से। कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी, लोन भी ले लिया था, लेकिन पेमेंट 1 फेब को की है, तो कैपिटलाइजेशन 1 फेब से स्टार्ट हो। ओके, आगे चलते हैं। कहता है कि आपने 17% लॉन्ग टर्म लोन लिया 250 मिलियन। कहता है फिर 1 मार्च को कहते दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू। फिर 1 मार्च 2023 को राइट शेयर इशू किए। फिर 1 अगस्त 23 को 9% शॉर्ट टर्म लोन एक और किया। कहता टोटल 890 मिलियन, और इधर भी आप देखें 890 मिलियन। तो ये जो लोन गिवन है ये सारे के सारे स्पेसिफिक है। मतलब क्यों? क्योंकि आपने इस पेमेंट के लिए इतने लोन लिए हैं। अगर कोई जनरल बोरिंग होती ना, उसकी तो रेट और होती है, वो तो किसी और पर्पस के लिए भी होते हैं साथ। तो अगर ये किसी और पर्पस के लिए भी होता तो फिर तो ये पूरा ही ना हो रहा होता। और ना ही उसने बताया है कि रनिंग फाइनेंस या एग्जिस्टिंग फाइनेंस, एक से ज्यादा लोन होने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो जनरल लोन है। आप स्पेसिफिक भी एक से ज्यादा ले सकते हो। तो एक 17% के हिसाब से लिया, एक 19% के हिसाब से लिया। अब सवाल हमारा तो हो गया। नहीं, शॉर्ट आपने सपोज दैट एक बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी करना है, और जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म लोन लें। आपने लोन लेना है ना, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ 5-6 महीने बाद पैसे आ जाने हैं तो शॉर्ट टर्म लोन ले लें, ताकि आपको इंटरेस्ट वगैरह की वो इतने सालों का जो इंटरेस्ट पे करना है बचत हो जाएगी। चले जी, अब आ जाए सबसे पहले हम स्पेसिफिक लोन लिखते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग, क्या इसकी अरेंजमेंट फी है? इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, छोड़ दो। क्या इसका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो है। हाँ जी, क्या तीनों का इंटरेस्ट आएगा या राइट शेयर को छोड़ दे? राइट शेयर का तो डिविडेंड होता है, तो इक्विटी का तो इंटरेस्ट आना ही नहीं है। तो हमारे पास 250 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय किस रेट पे लिया था? 17% के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम इस्तेमाल? 1 फेब से 30th नवंबर तक। 1 फेब से 30th नवंबर तक कितना टाइम बनता है? हाँ जी, कितने महीने बनते हैं? 9 महीने या 10 महीने? अब आप देखिए, अगर आप लोगों का काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलता रहता है तो ये सस्पेंशन पीरियड होता है, लेकिन एक यहां पर भी है सब्सटेंशियली टेक्निकल। अब टेक्निकल काम किसका है? वो कंस्ट्रक्शन का है। अगर ये लफ्ज ना होता
तो ये फिर सस्पेंशन पीरियड होता। ये लफ्ज अकेला होता तो ये सस्पेंशन पीरियड होता। अब ये टेक्निकल काम, सब्सटेंशियली टेक्निकल काम का मतलब ये है कि उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन चलनी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम सस्पेंड हुआ है, लेकिन टेक्निकल वर्क उसके ऊपर हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं है। टेक्निकल काम उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो ऑफिस से होता है, टेक्निकल काम किसका है? और वो भी क्या लिखा हुआ? सब्सटेंशियली टेक्निकल। अब सब्सटेंशियली टेक्निकल कोई छोटा मोटा काम होगा? सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? मेन एसेट के लिए जो जरूरी होता है। इसका मतलब है ये जो 1 महीना है ये सस्पेंशन पीरियड में कवर नहीं होता। तो कितना टाइम बनता है हमारा? 10/12। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता अकेला तो सस्पेंशन था। एक और लोन भी आपने लिया है 340 मिलियन का, किस रेट पे लिया है? इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। हाँ जी, ये हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। 35.42, पहला कितना है? 35.42, 35.42, 21.53, 21.53। 21.53। ये अपना अपना ना सब लोग कैलकुलेटर निकालें, साथ साथ कैलकुलेशन करें। सब लोगों ने साथ साथ करनी है। कैलकुलेशन करने से ना मेन होती है इसकी कैलकुलेशन ही है, और ये हाथ को भी आदत हो जाती है। 56.9। दोबारा सुने, हमने 2 लोन लिए थे और दोनों के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है, जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमने इसको कैपिटलाइज कर देना। अगर 2 साल होते ना तो 2 सालों का अलग अलग कर देते बस, ठीक होगी बात। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसके लिए तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, और ये बहुत टेक्निकल काम नहीं है, ये सादा सा काम है। पैसे आपके पास पड़े हुए हैं ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है बस। आपके पास पैसे मौजूद है, पेमेंट होगी माइनस कर देंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे समझो कि आपकी जेब में पैसे, उसमें से पेमेंट करेंगे तो माइनस करते जाएंगे, पड़े हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता जाएगा। वर्किंग नंबर 1 आए जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम। किस दिन से इन्वेस्टमेंट इनकम यूज करना स्टार्ट करें? 1 फ़रवरी से या 1 जनवरी से? 1 फ़रवरी से। जिस दिन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हुआ है ना, उसी दिन से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होना शुरू होती है। अब आप कहते हो जी सर कैपिटलाइज का मतलब ऐड होता है। कैपिटलाइज का मतलब है वहां इस्तेमाल करनी है जाकर, चाहे माइनस करनी है चाहे प्लस करनी है। वो जो लोन तो आपका 1 जनवरी को आ गया था, तो तब तक का जो 1 महीने का इंटरेस्ट है ना, वो एसओपीएल के अंदर जाएगा। अगर एक्सट्रैक्ट बनाने होते ना तो ये मजे का काम होता, लेकिन आप तो मोबाइल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड पूछ रहे हैं। तो आए जरा 1 फ़रवरी से 1 to 23। हाँ जी, 1 to 23 की पहली पेमेंट है। फिर उसके बाद अगली पेमेंट किस दिन की है? 1 अप्रैल की। हमारे पास कितना पैसे आया था? 250। 200 तो उसी वक्त पे कर दिया था। 200 तो उसी वक्त पे कर दिया था, तो हमारे पास रह कितना गया था? 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%। मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम है? 2/2। कौन सा महीना कौन कौन सा आएगा? फेब और 2/12। कितनी अमाउंट आ गई? 0.83। फिर उसके बाद ये कब तक रहा? 1 23। लेकिन 1 मार्च को हमारे पास पैसे भी आ गए। 1 मार्च को कुछ हमारे पास पैसे भी आ गए। अब 1 मार्च को 1 अप्रैल से 23 से अगली पेमेंट की डेट क्या है?
1 सितंबर, यस 1 सितंबर है ना, और 1 सितंबर से हमारे पास पैसे 1 अगस्त को भी आ गए हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, ये तो जो पैसे हमारे पास आए हैं ना राइट शेयर्स के, इसकी तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आनी ही नहीं है, इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। ठीक है, या तो दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों फंड के ऊपर जो ये है ना 10% है। चले जी, उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, 1 अगस्त तक लॉन भी नहीं आ गया ना, 1 अगस्त तक पेमेंट की थी वो 1 अगस्त तक 1823। हमारे पास कितने पैसे पड़े थे 50, राइट शेयर से कितने पैसे आ गए थे 300, पेमेंट कितने किए, ये बात हमें लगी 50 हमारा लोन का पड़ा हुआ था, 300 रुपया हमने राइट शेयर से आ चुका था, हमने उसको पिछली डेट क्यों नहीं ली, उसका फायदा नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आनी नहीं थी। अगर उसके ऊपर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती तो 1 महीना वो भी पहले का आया हुआ है लोन हमारे पास, वो भी फाइनेंस हमारे पास पहले आ चुका है, 1 मार्च में आ गया था, लेकिन हमने कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका हमें कोई फायदा है नहीं। अब 1 अगस्त 23 को नया लोन आ गया और पेमेंट कब हुई 1 सितंबर 23। तो ये आपका जो 340 आया था, ये जो 340 का आपके पास लोन आया था, इसका 1 महीना ये आपके पास ही रहा। ये बात समझ लगी, दोबारा सुन ले। देखिए 250 आपके पास था, 200 तो सीधे पे हो गया, बाकी बच गया 50, 300 रुपया राइट शेयर से आ गया। अब आप कहेंगे राइट शेयर तो मार्च में आया, ठीक है मार्च में आया, 1 महीना पहले आ गया था, लेकिन उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती नहीं। अभी हमने पढ़ के आए थे कि उसकी सिर्फ कॉस्ट इनकम आती है बस, या पेमेंट आती है, ना उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, ना उसका लोन आता, कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए हमने ये 350 टोटल फंड हो गया, 350 ही पे हो गया, तो आपके पास जीरो है। अब 1 अगस्त को नया लोन ले लिया और पेमेंट कब कर रहे हैं 1 सितंबर को, तो 1 महीना तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया ना, कितना बन गया 2.83। यस सर। फिर उसके बाद 1923 से लेकर अगली पेमेंट कब है 1 Feb 24, लेकिन हमने कहां तक जाना है 30 नवंबर 23 तक। 340 में से कितनी पेमेंट होगी 180, रह कितनी गई 160, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना, कितना हो रहा है। यस सर। लो जी, ये आपकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। 7.66 ये 8 नंबर का सवाल था, खत्म हो गया। 49 पॉइंट, ये हमने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर, ठीक होगी बात। अब एक चीज मैं ऐड करने लगा, अगर वो कहता है कि मुझे ना इस बिल्डिंग की कॉस्ट चाहिए, तो जो पेमेंट की हुई है ना वो सारी ऐड कर देंगे। जो पेमेंट ये की है ना, ये सारी पेमेंट 890 मिलियन, ये सारी पेमेंट की है ना, ये सारी 800 मिलियन उसकी कॉस्ट है, और 800 मिलियन इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारी उस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। क्योंकि वो चाहे पे करो या ना करो, जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी होती है वो सारी उस एसेट की कॉस्ट होती है। हाँ, अगर वो कहता कि क्योंकि वो जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 1 फेब के अंदर, इसका मतलब है जो 160 मिलियन से पहले एक सीवेप होता, लेकिन सीवेप तो ना होता,
क्योंकि 30 नवंबर को हमारा एसेट कंप्लीट होगी, पेमेंट बाद में हुई है, इनकम हो चुका है, ऐड कर देते। तो 890 मिलियन प्लस कर देते 49.29, तो हमारे पास बन जाता कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया। ये कल क्वेश्चन हमने किया था, और इस तरह का क्वेश्चन ना वैसे पढ़ के एंजॉय किया करें, यानी ये चीजें स्टैंडर्ड वाली बातें होती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ये कल क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये आपने दोबारा भी किया था या नहीं? ये क्वेश्चन ना किया करो, ये इसके बड़े फायदे होते हैं। ये शार्क लिमिटेड वाला भी क्वेश्चन हो गया था या नहीं किया था? हाँ जी, इसके एक्सट्रैक्ट बनाने थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, मुझे लगता है। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट्स बनाने थे। ये क्वेश्चन है ऑटम 23 का, प्राउड लिमिटेड वाला। बताएं, सही सही बताएं, किया था या नहीं किया था? किया था, हो गया था, कल नहीं आए लेक्चर से मैंने शेयर कर दिया था कल वाला। तो ये क्वेश्चन ना करना था, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, वरना फिर कल मुझे बताना, कल इसको देख ले, क्योंकि नोट्स इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स के सारे सवाल करने प्रॉपर। चलो जी, अब तो सारे सवाल करने हैं, तो फिर करते जाते हैं। स्प्रिंग 23 ये है जी IS 20। हाँ जी, हाँ जी, बस वो अब एक नजर ना ओवरव्यू करते जाते हैं, लेकिन ओवरव्यू का फायदा नहीं होना। फायदा उस बात का है कि आप अपने हाथ से लिखो, आप उसका सॉल्यूशन भी देखो। खास तौर पर जो रिमार्क्स वाला है ना, आप क्या करोगे, रिमार्क्स वाले का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, आप यहां से पढ़ोगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे, आपको लगा अच्छा हो जाएगा, नहीं। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, और अपने हाथ से ना दिमाग में एक बनाओ सेटअप, कि भाई ये सवाल की मैंने ये बातें लिखनी है। जैसे अब ये देखिए, लिखा हुआ है डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या है, अंग्रेजी लिखना। हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IS 20। पहला, a government of rupees grant of rupees 25 million was received by an entity in 22। 25 मिलियन मिल गया 2022 में। For the damage of its head office building caused by the flood in December 21। 2021 में फ्लड आया था, आपका बिजनेस डैमेज हो गया, आपको पैसे मिले 2022 में। ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। अगर मैं IS 20 की ट्रीटमेंट बताऊं तो क्या लिखोगे, रुपीज 25 मिलियन recognized in statement of profit and loss as received in 2022। ये इसका जवाब है। लेकिन ICAP ऐसा, ICAP उसे कहे कौन कि वो सवाल को खराब ना करे, उसने आगे लिख दिया एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 21 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 2021। कहता है वो बिल्डिंग डैमेज हुई थी या जो मसला हुआ था उसकी वजह से हमारा 21 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस पिछले साल रिकॉग्नाइज कर दिया था। अब बच्चों ने क्या किया होगा, 4 मिलियन को इनकम में लिखा होगा। हालांकि किसी जगह ये बात नहीं लिखी हुई, साफ साफ बात लिखी हुई है, कोई पहले आपका एक्सपेंस इनकम हो चुका है पिछले किसी साल में, उससे गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है, वो सारी की सारी आपकी इनकम है। किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि भाई वो उसका अगर लॉस आया होता तो एडजस्ट करना है, सरप्लस आया होता तो एडजस्ट करना है, इंश्योरेंस आई होती तो एडजस्ट करनी है, किसी जगह ये बात नहीं लिखी। तो इसका पूरे क्वेश्चन के अंदर रूल ही नहीं। अब अभी मैं आपको ICAP के रिमार्क्स बता देता हूं। ICAP ने कहना है कि भाई साहब इस लोगों ने 4 मिलियन से गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज की। इम्पेयरमेंट लॉस वैसी एक और चीज है, हमारा कोई हाथ से खर्चा भी नहीं हुआ होता। वैसे भी जब वो इनकम ये बिल्डिंग का इम्पेयरमेंट लॉस है, रिलेशन नहीं बनना, ठीक होगी बात। तो क्या लिखना है इसका, सिंपल क्या जवाब था कि जो 25 मिलियन आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, recognized in the statement of profit and loss account as government grant income in 2022। बस यही इसका जवाब। इसका चाहे 1 नंबर है चाहे 2 नंबर है, जवाब इसका इतना।
2 नंबर का उसने बताया। अगर इस सवाल के रिमार्क्स हम बाद में देखते हैं, पहले बी पार्ट। A manufacturing entity established a plant in an area with high illiteracy rate and received a government grant 40 million. The grant received was equivalent to 2 years salaries of 50 local person employed by the entity. कहता है हमने वो प्लांट लगाया जहां पर इलिटरेसी रेट ज्यादा था, कहते हैं वहां पर ना 40 मिलियन को हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, और दी किस लिए, ये 2 साल के बराबर है 50 एम्प्लॉइज की सैलरी के। The grant is repayable in full if the number of these employees fall below 50 in any time during the next 5 years. अच्छा मुझे बताए 2 सालों की सैलरी दे रहा है और शर्त कितने सालों की लगा रहा है, 5 सालों की। मुझे बताओ इसको अमोर्टाइजेशन ओवर द 5 ईयर करेंगे या ओवर द 2 ईयर करेंगे? ओवर द 5 ईयर्स, क्योंकि शर्त 5 सालों की है। अगर 5 सालों के अंदर अंदर हमने वो कुछ मसला हो गया तो हमें सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। It is high probable that entity will comply with the condition. ये तो बात कंफर्म होगी ना कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, क्योंकि it is high probable। तो हमने स्टार्ट यहां से करना है कि since it is high probable, तो 40 million recognized as a and will be amortized over the 5 years. Over the 5 years। फिर हम ये भी लिखेंगे there are 2 options, या अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लिखी तो ये लाजमी लिखना है कि अगर ड्यूरिंग द 5 ईयर अगर वो कम होगी, लिमिट कम होगी, तो उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। वो पॉसिबल है जितनी मर्जी अमाउंट। तो इसके पॉइंट फॉर्म में आंसर बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है। जब वो कह देता है ना, ये जवाब लिखने का तरीके देखें, आई कैप तो ये चीजें पकड़ता है, हमें लगता है कि ये कोई गलती नहीं है, पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। अगर आप ये लिखा हुआ है ना, अगर इस सवाल का जवाब ऐसे आप शुरू करते ना, इफ इट इज हाई प्रोबेबल इट विल बी द गवर्नमेंट ग्रांट, ये सवाल ही गलत है। क्या लिखा है? अगर ये प्रोबेबल होता, तो भाई वो खुद कह रहा है इट इज प्रोबेबल, तो अगर इसको दोबारा रिपीट करना तो क्या लिखेंगे? सिंस। क्योंकि ये प्रोबेबल है इसलिए ये गवर्नमेंट ग्रांट है। इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द, तो पहले हम कहेंगे इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड ग्रांट and will be amortized over the 5 years. तीसरा सी पार्ट। लेकिन इसका ना आई कैप का सॉल्यूशन लाजमी देखना है, लेकिन इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, सेंटेंस बनाने हैं 2-3 बस। एक ही बात है, वो रिलेटेड टू इनकम बेसिकली होता है, रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस है, ये एक ही बात है। तो आपने जब भी आई कैप का सॉल्यूशन देखना है उसमें से सिर्फ एक्सट्रैक्ट क्या करने हैं, 4-5 सेंटेंसेस बस मैक्सिमम, जो बहुत बड़ा होगा ना 2-3 सेंटेंस आपने लिखने होते। सी पार्ट, गवर्नमेंट built an alternate road to the industrial zone in which the entity factory is situated। कहता गवर्नमेंट ने ना एक अल्टरनेट रोड बना दिया, मतलब एक रोड बड़ा दूर से आना पड़ता था, उन्होंने हमें शॉर्टकट रोड बना के दे दिया, और वहां पर हमारी फैक्ट्री थी। The new road was reduced the distance to the market would result in annual sale and transport cost 3 million। कहता पहले हमें पता नहीं कहां से आना पड़ता था, अब वो रोड बनने से हमारी 3 मिलियन सालाना फायदा हुआ। ये गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये तो गवर्नमेंट का काम है, उससे हमारा भी फायदा हुआ, लोगों का भी फायदा हुआ, वो हमारे लिए थोड़ी होता है। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं। क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? ये गवर्नमेंट असिस्टेंस भी नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस वो होती है जो उन्होंने हमारे लिए स्पेसिफिकली कर रही हो, लेकिन कोई रिसोर्स ट्रांसफर ना किया। तो ये तो हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का नॉर्मल काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड नॉट अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये क्या चीज है? ये तो गवर्नमेंट का नॉर्मल ऑपरेशंस है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द, जिसमें हमारा काम भी हो गया। तो जनाब ये 3 नंबर का था। क्योंकि इसके ना ये ऑटम कौन सा था या स्प्रिंग था? स्प्रिंग 23 क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिए थे,
स्प्रिंग 23। ये किसी बस पास पेपर है तो उसको पता होगा कि क्वेश्चन का नंबर क्या है। ये होगा 2-3 के राउंड अबाउट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा या 3 होगा, कौन सा? दूसरा। द कंपनसेशन वाज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2021। कहता उन्होंने ये कहा कि जो कंपनसेशन मिली है ना वो 2021 की है। हालांकि ऐसा नहीं है, जिस साल गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है ना उस साल इनकम मिली, जिस साल गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उस साल। वो कहते हैं पिछले साल डैमेज हुआ था, इस साल पैसे मिले। दूसरा, ग्रांट इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ओवर द 3 इयर्स इंस्टेड ऑफ, वो दूसरी गलती कि उसने 2 साल की सैलरी के लिए दी थी लेकिन शर्त तो 5 साल की थी। तीसरी गलती, द सेविंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस वो होती है जैसे हमें कोई टेक्निकल सर्विस दी जा रही है, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होता है ना, मतलब पावर सप्लाई दे देना, रोड बना देना, इस तरह की कोई चीज हमें प्रोवाइड कर देना, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में नहीं आती। तो हमने अगर किसी बंदे ने ये लिखा होगा ना कि ना ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, तो आई क्या वैसे ही खुश हो जाएगा, क्योंकि चलो कोई तो बंदा है सही बात करने वाला। अगली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेलिंग अगर नहीं भी आते ना तो काम हो जाए। ये कौन सा क्वेश्चन था? स्प्रिंग 23। उसके बाद क्वेश्चन है जी ये क्वेश्चन है जनाब इंपेयरमेंट लॉस का। ये मुझे लगता है हमने कर लिया था, तो जिसमें 2 साल का डाटा था, याद है? ये इसमें एक में 12% है और एक में 10% है। ये क्वेश्चन हो गया था मुझे, तो इसलिए भी याद है कि ये वैल्यू इधर भी लिखी हुई है और इधर भी लिखी हुई है। 4 साल निकले थे, आपने 3 साल बताया था। हाँ, ये वही बात हुई। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर और है भी किस चीज का? एक्सट्रैक्ट का। इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं तो अभी यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी ना एक्सट्रैक्ट के सवाल छोड़ दो, एक्सट्रैक्ट को छोड़ते जाओ, कल सारे एक्सट्रैक्ट ही करना शुरू कर दो। मतलब अभी एक्सट्रैक्ट का जो सवाल है वो स्किप करते जाते हैं, नोट्स का सवाल और बाकी स्टैंडर्ड के सवाल करते हैं, और जैसे ही कल के दिन फिर हम एक्सट्रैक्ट के सवाल, कल तो टारगेट ही रखते हैं कि एक्सट्रैक्ट के सवाल 2-3 हमने करने हैं। तो इसमें कौन सा सवाल आया? फिर ये तीसरा ही सवाल था। हाँ जी, फिर ये क्वेश्चन आ गया IAS 20 का। कहते डिस्कस। सबसे पहला, जीरो लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट इन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया 3 years ago. One of the condition of the grant was Excel will maintain minimum 200 employees during the next 5 years. However, due to worse economic condition, XL failed to 200 employees full become repayable immediately in the refund का केस है। कहता है Excel has been presenting the grant statement of financial position by deducting the grant in the carrying amount. अब सबसे पहले वो कहता है जनाब इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने से मुराद ये है कि हमने अंग्रेजी लिखनी है। अब आई के हमने क्या कहा है पेपर में? कहता जी हमने कहा डिस्कस करो, बच्चों ने जनरल एंट्रीज पास की थी। जनरल एंट्रीज होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल एंट्रीज क्या होती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहता फॉलोइंग शुड डील इन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या डील करेंगे? अब सिंपल बताएं, आपने 3 साल पहले की बात है ना, 3 साल पहले हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली और आज हम उसको रिफंड कर रहे हैं। अब खुद बताएं, जब भी किसी नॉन करंट एसेट के पैसे वापस करो ना, 2 बातें तो लाजमी लिखनी है, वो एंड पे लिखनी है। एक बात
कि इट इज ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टिमेशन। क्या लिखना होता है? इट इज ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टिमेशन। और दूसरा लिखना है यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट आल्सो अप्लाई इफ एप्लीकेबल, बल्कि एप्लीकेबल क्या होता है वो अप्लाई करता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट आल्सो अप्लाई। ये दो बातें आपने एंड वाली ये दो बातें जरूर लिखनी। अब आ जाते हैं शुरू वाली दो तीन बातों पे। 4 नंबर का सवाल है ये। आप मुझे बताएं इसका सवाल हल करने का तरीकाकार क्या होता है? जर्नल एंट्री दिमाग में ले। जब रिफंड करते हो पहला काम क्या करते हो? कैश क्रेडिट करते हैं, सारे पैसे वापस करने हैं, और जितना टाइम गुजर गया है उसकी डेप्रिसिएशन उसी टाइम पर डेबिट कर देते हैं, एसओबीएल में चार्ज कर देते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट से अपनी पीपीई की वैल्यू एनहांस कर देंगे। अब ये नहीं कहना डेफर्ड ग्रांट, अगर इसको आपने अंग्रेजी लिखना है ना तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, जब भी चाहे वो डिस्कस करने के लिए कहे बातें तो यही हमसे पूछ रहा है, कैश क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट हमने गवर्नमेंट ग्रांट बताई हुई है? अमाउंट नहीं बताई। जो भी अमाउंट है यहां क्रेडिट करेंगे, जितने साल गुजर गए मतलब 3 साल, 3 सालों के उसी तरह से ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट या ओवर द रेट ऑफ द एसेट हम उतने सालों की जितने साल गुजर गए डेप्रिसिएशन लेंगे और इमीडिएटली चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिमेनिंग अमाउंट एनहांस द वैल्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी, रिमेनिंग अमाउंट पीपी में ऐड कर दें। ये चीज हमने लिखनी है अंग्रेजी के। तो हमने क्या लिखना है कि रिफंड of government grant enhance the carrying amount of property, plant and equipment after deducting the accumulated depreciation of refund of 3 years लिख लो या लिख दोगे जो टाइम गुजर चुका है, ठीक है ना, ऑफ टाइम स्पेंड या लास्ट 3 years कि आपने अपने एस रिफंड की अमाउंट से अपने गवर्नमेंट जो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है उससे आपकी अपने एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बढ़ा दो। क्या पूरी अमाउंट से बढ़ाएंगे? नहीं, आफ्टर डिडक्टिंग द अक्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ टाइम ऑफ लास्ट 3 years या जो टाइम स्पेंड या टाइम पास्ट, वो जो टाइम गुजर गया है ऑलरेडी, टाइम वो 3 years ago 2 years ago जो भी आप लिख दो। और इसके बाद 2 लाइनें क्या लिखेंगे? इट इज ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टिमेशन एंड आल्सो अप्लाई द इम्पेयरमेंट टेस्ट। बी पार्ट 3 नंबर का। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, इम्पेयरमेंट लॉस और बोरोइंग कॉस्ट, ये तीनों टॉपिक 7-8 नंबर के। वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन, ये तो सीधा सीधा सवाल आ गया। लोन इन द करंट ईयर एट द इंटरेस्ट रेट 5% per annum. The prevailing market rate is 12%. The only condition attached to the loan is that should be used for the acquisition of textile machinery. अब क्या करेंगे हम? वही बात जो हम करते हैं ना उसको अंग्रेजी में लिखना है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? फेयर वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू किस रेट के ऊपर जो हमें मिलता है। तो सपोज दैट 100 into 1 plus 5% की पावर 1, फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। जो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ जाती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं किस रेट के ऊपर? मार्केट रेट के ऊपर। अब हमने लिखना क्या होता है? इसका जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? वो गवर्नमेंट ग्रांट होती है। तो हमने बिल्कुल इसी को अंग्रेजी में लिखना है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ द 5% and then present value of that amount
द डिफरेंस बिटवीन बोथ अमाउंट्स विल बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो 12 और 5% का जो डिफरेंस है ना, उसकी इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हमारी गवर्नमेंट ग्रांट होती है। द डिफरेंस ऑफ द रेट, द डिफरेंस ऑफ द रेट, बल्कि अगर आपने लिखना है ना, इसकी वो लाइन में लिखवा देता हूं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ difference between reduced rate and market rate. Should be treated as government grant and remaining amount of cash received treated as loan liability. In accordance with IFRS 9. In accordance with IFRS 9, या सिंपल जो हम वो काम करते हैं वही लिख दो कि जनाब जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी और बाकी हमने लॉन लायबिलिटी लिख दी। ठीक होगी बात। चलिए जनाब, ये अब आपने क्वेश्चन करने हैं और करने कहां तक है, जो भी एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है वो छोड़ते जाना और जो भी नोट्स का क्वेश्चन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, और ये आप कल का दिन लगाएं, कोई 2023 तक तो वैसे ही हमारे हो गए थे, 21 तक हो जाएंगे। कोशिश करनी है कि 2000 एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं करने ना, दरमियान में जितने भी आएंगे। ठीक है, तो 2021 तक करने हैं। 2021 से 2024 के ये सवाल आपके 100% आपके तरफ से क्लियर होने चाहिए। एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन सारे निकाल देना। ठीक है, और वो कल हम इंशाल्लाह एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जिस तरह से आपको होगी उस तरह से देख लेंगे, ताकि ना ये 4 अटेम्प्ट के ना 21, 22, 23, 24 इसके हमारे पूरे सवाल हो जाए। तो फिर जो सवाल आपसे नहीं होगा या जो ट्रीटमेंट नहीं होगी तो वो आपने पूछ लेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा।